नमस्कार दोस्तों, वॉइस न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जब पूरा देश लोकतंत्र के महापर्व में जा रहा है, जिसको हम लोकसभा चुनाव 2024 के रूप में जानते हैं, ऐसे समय में इस चुनावी घमासान में एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है, जिसकी स्थापना हिंदुस्तान के वीर सपूत, महान योद्धा और करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत बन चुके श्री शेर सिंह राणा जी ने की। इस पार्टी को अपना विजन क्षत्रिय धर्मपीठ के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और क्षत्रिय धर्मपीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनिल जी से। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक और है। मैं जो है आपको और आपके दर्शकों को जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो है अपने चैनल पर मुझे अपनी बात बताई। जी जी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जब देश की राजनीतिक स्पष्ट रूप से दो भागों में बढ़ती हुई दिख रही है, तब आप अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों में किन स्थान पर पाते हैं? देखिए, वर्तमान राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं वो इस देश के लिए बहुत ही प्रतिकूल हैं। हम अपने देश को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हमें जो है पूरे विश्व व्यवस्था को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। और विश्व राजनीति के परिदृश्य में अगर भारतीय राजनीति की तुलना करें तो हम कहीं बहुत ही निचले स्तर पर जाकर के बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो भारत का संविधान है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो इतनी लचीली हो गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस विजन के साथ में, जिस दृष्टिकोण के साथ में और जिस लक्ष्य के साथ में उस संविधान को बनाया था, और उस संविधान में एक प्रावधान दे दिया था कि उसको समय और परिस्थितियों के अनुकूलता के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते। परंतु आज भारत के संविधान का मूल स्वरूप समाप्त हो चुका है। उसमें नागरिकों के बहुत सारे वर्ग बना दिए गए हैं और ये संविधान से देश की अधिकतम जनता जो है वो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि इस यह संविधान जनता को उसका, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह संविधान जो है जनता को उसका जनप्रतिनिधित्व चुनने की कोई अवसर नहीं। जो यहाँ पे लोकतंत्र, अगर हमें कहें कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र नहीं। अगर इस देश में लोकतंत्र होता, ये तो बढ़िया है कि मतलब यहाँ पे मूल अधिकारों के रूप में कुछ अधिकार हैं, आदमी बोल सकता है। धरना प्रदर्शन तो सरकार पिटवाती है, ये डंडे उंडे से वो गैस छोड़ती है, बम चलवाती है, गोलियां भी चलवा लेती है। तो ये तो नहीं कर सकता कि हमें धरना शांतिपूर्ण प्रदर्शन वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो हमें पीट पाट करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों का जैसा ही शासन है। केवल ये है कि हम बोल सकते हैं, पहले बोलने में पाबंदी थी, बोलने में पाबंदी नहीं है। इसके अलावा यहाँ लोकतंत्र नहीं है। एक वही व्यक्ति जिसको कि हम भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुरात्मा, चोर, पापी और अपराधी के रूप में जानते हैं, उस व्यक्ति को हटाने का जनता के पास कोई पावर नहीं। कारण यह है कि उसी व्यक्ति को, यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं, वो उसी को देंगे टिकट। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एक ही व्यक्ति 6-6 7-7 बार से जीत रहा है, और वो इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो जो पार्टी होती है, जिस पार्टी का लहर चल रही होती है, तो वो भी रिस्क नहीं होता, वो उसी व्यक्ति को टिकट दे देती है। अब वह व्यक्ति जिसे जनता हटाना चाह रही थी, वो उसी पार्टी से दूसरी पार्टी से चुन के जाता है, फिर तीसरी पार्टी से चुन के आ जाता है। तो संसद में क्या होता है कि अच्छे लोगों की और योग्य लोगों की संख्या कम हो जाती है, और अपराधी और भ्रष्टाचारी और ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। क्या ये लोकतंत्र है? जी। लोकतंत्र की दूसरी कसौटी ये है कि लोगों का शासन हो, लोग अपनी योजना, अपना विकास खुद करना चाहते हैं। अगर लोग अपना विकास करते हैं और लोगों में अपना शासन चलाने की योग्यता होती, तो आप खुद भी ये सोचिए कि क्या लोग अपने लिए बीमारी चुनते हैं? क्या लिए अपने लिए अशिक्षा चुनते हैं? बिल्कुल। क्या अपने लिए भुखमरी चुनते हैं? जी। गरीबी चुनते हैं? नहीं। अगर लोकतंत्र है तो लोगों का शासन है, तो लोग अपने लिए सुख समृद्धि चुनते हैं, लोग अपने लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, अपने लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं और सारी बुनियादी सुविधाएं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपना जनप्रतिनिधि खुद तैयार करना चाहिए, योग्य व्यक्तियों को लाना चाहिए और ला करके उनको सामने रख करके अपनी समस्याएं सामने रखने के लिए सदन तक, चाहे वो पंचायती व्यवस्था हो, चाहे वो जिले की व्यवस्था हो, चाहे वो इसका राज्य का सदन हो, या हमारे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सदन, वहाँ पे उन लोगों को तैयार करके जनता को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे युवा हो या प्रौढ़ हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को जनता की समस्याओं का ध्यान होना चाहिए, उसका हल पता होना चाहिए। अभी क्या है कि अधिकतर जो सांसद हैं या विधायक हैं वो लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ नहीं है, और जानते भी हैं तो वो पार्टी पर निर्भर है। अभी क्या है कि पार्टी कुछ वो बनाती है, सिद्धांत बनाती है, और पार्टी के सिद्धांत पर चलने के लिए जो है वो विधायक वो सांसद मजबूर है। पार्टी कह देती है कि ये काम नहीं होगा तो फिर वो नहीं करते। अब देश के हर क्षेत्र में, हर जगह में अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी समस्या एक साथ नहीं हो सकती। आपने कभी भी देश की जो प्रदेश हैं, जो जगह हैं, जो गांव हैं, जो पंचायतें हैं, उनकी समस्याओं की मैपिंग है। पंचायत स्तर पे पंचायत देखती, विधानसभा स्तर पे विधानसभा वाले देखते, विधायक लोग देखते, उन्हें अपने उसका ज्योग्राफी तक नहीं पता हो, कितने पंचायतें हैं, बस बेचारे रट रूट ले भी तो उसे पता ही नहीं चलेगा कौन सी पंचायत है, क्या लोग हैं, उनकी आवश्यकता क्या। देश की सरकार को यह नहीं पता होता कि कहाँ पे पानी चाहिए, कहाँ पे नाली चाहिए, कहाँ पे नहर चाहिए और कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता, और हर क्षेत्र की अपनी अपनी आवश्यकता है। तो उस हिसाब से हर क्षेत्र का विकास भी अलग अलग है। कहीं रोजगार है, कहीं नहीं है, कहीं शिक्षा के लिए बहुत सारे कॉलेजेज इकट्ठे हो गए हैं, कहीं पे कॉलेज का स्कूल्स भी नहीं है, तो हम उसके बारे में सरकार को कुछ भी पता नहीं हो। और फिर सरकार जो है विभिन्न आयोग कमरे में, दिल्ली में कमरों में बैठे हुए लोग उनको बैठा करके और एक ऐसी योजना बनाती है जो कागजों पे होती है, और फिर वह जो बजट एलोकेट होता है उसका बंटवारा चलता है। तो इस देश की अंग्रेजों की बनाए हुए करप्ट व्यवस्था में लूट चालू होती है ऊपर से लेकर के नीचे तक, और जनता में नीचे तक आते आते जनता भी उसमें शामिल हो जाती है, और फिर उसका विकास हो नहीं पाता। यही कारण है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद जब इस देश में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी, इतनी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, अब तो खैर ये कल्याणकारी राष्ट्र नहीं रहा, लेकिन जब कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा थी इस देश में, तब भी बहुत सारी योजनाओं में उनके बजट का पैसा कहाँ गया, अगर उसकी इंक्वायरी बैठा दी जाए तो मेरे ख्याल है कि बहुत मुश्किल से गिने चुने लोग मिलेंगे जिन्हें राजनीति करने के लिए समय भी मिल पाएगा, क्योंकि सब के सब भीतर होंगे टोटल। तो इस परिदृश्य में ये जब देश करा रहा है अपनी पीड़ा से, इस देश का युवा अपनी बेरोजगारी से, अपनी अशिक्षा से, अपने आगे बढ़ने के रास्तों से करा रहा है, जब जनता गरीबी और महंगाई में करा रही हो, देश का सैनिक जो है प्रॉपर इक्विपमेंट्स के लिए ताक रहा हो कि हमारी सरकार जो है हमारी सुरक्षा, क्योंकि देखिए हमारी किसी देश की जो सेना होती है वो उसका सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ट्रेंड सेना मतलब उसमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, शिक्षण और प्रशिक्षण चाहिए। आज हमारे यहाँ क्या है व्यवस्था, देखिए आज के परिदृश्य की बात देखिए, देश कैसे नहीं कराएगा। हम 6 महीने की ट्रेनिंग देकर नौजवानों को जो है वो झोंक दे रहे हैं सेना में। आज अगर खुदा न खास्ता चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ यह राष्ट्र युद्ध में झोंक दिया जाता है, विश्व में कई फ्रंट खुल चुके हैं, हो सकता है हमारे शत्रु हमारे पर भी आक्रमण करें, उस समय में ये बच्चे झोंक दिए जाएंगे तो क्या ये प्रोफेशनली लड़ पाएंगे? अगर ये लड़ने पर उतर आते हैं युवा तो लड़ जाएंगे, लेकिन क्या वो अपनी जान, उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी हम देंगे? केवल उनके बीमे का पैसा उनके परिवार वालों को सौंप करके और अपनी छाती पीट लेने से क्या हमारे सरकारों की, इस देश के जनप्रतिनिधियों की और सत्ता संचालकों की जो है वो तुष्टि हो जाए? ये सब चीज़ों में देखते हुए यह लगता है कि इस देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, इस देश की सेना के सशक्तिकरण के लिए, इस देश के शत्रुओं के पराभव के लिए और इस देश की जनता को हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से लैस करते हुए उसको जो है भय, भूख और भ्रष्टाचार से और हर प्रकार के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए एक तीसरे विकल्प की जरूरत है। क्योंकि ये जो दो मतलब एक तरह से 2 पार्टियां हो गई हैं, आधे लोग इधर हो गए, आधे लोग इधर हो गए, तो 2 गठबंधन माने 2 पार्टी 2 विचारधारा। एक विचारधारा वो है जो पूंजीवाद से ग्रसित है और एक विचारधारा जो है वो वामपंथ से ग्रसित है, यानी दोनों ही शोषण करने वाली विचारधाराएं हैं। किसी भी प्रकार से जनता ने वोट डालिए और शासन कीजिए, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि जनता का प्रतिनिधि कैसा आ रहा है, इस देश का विकास। अब देखिए पैसा झोंकेंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। आप आज भी नाली, गली, खड़ंजा, रोड, पानी, बिजली ये एक विकास में, जबकि ये क्या है बेसिक कम्युनिटी, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये क्या है मूलभूत आवश्यकता, ये कौन सा विकास है?
अभी आप यही नहीं दे पाते हो तो मैं पूछता हूँ आपको राजनीति करने का हक कैसे? अगर आप कहते हैं कि इस देश में कोई भी वो जो पीडीएस सिस्टम, जो सस्ता अनाज देने वाला, मुफ्त में अनाज देने वाला जो सिस्टम लाई, कांग्रेस लाई, चलाए रे इन लोगों ने, और धुआंधार 80 करोड़ आदमी को 5 किलो राशन दिया। बहुत अच्छी बात। समाज सरकार ने इस देश से भुखमरी खत्म करने का एक नया रास्ता। लेकिन मेरे दोस्त, इससे यह स्पष्ट है कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इस राष्ट्र का संचालन बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि 80 करोड़ आदमी के पास भोजन नहीं है। आप स्वीकार कर रहे हैं इससे कि मेरे देश में स्वावलंबन समाप्त हो चुका है। लोग अगर सरकार खाने को न दे तो भूखे मर जाए। जिस देश में 80 करोड़ आदमी भूखमरी का शिकार हो, क्या उस देश को यह कहने का हक है हम जो है सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं, हम गरीबी हटा देंगे? किस मुंह से आप कहिए? आप ला रहे हैं लोगों को भीख देने के लिए। जिस देश के 80 करोड़ लोग भीख पे पलते हों, इस देश के किसान को जो है वो किसान सम्मान राशि के नाम पर साल में 6,000 यानी 500 रुपया महीना दे करके ये समझ लिया जाता है कि उसका विकास और उसकी वृद्धि कर दी गई हो। उस देश में, आज के देश में, आज के समय इस राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की जरूरत है। लोगों को स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। लोगों को ये जो भीख है इससे नकार करके अपने आप को स्वावलंबन, स्वाभिमान और सशक्त बनाने की जरूरत है। वो इतने सक्षम हो, वो 5 किलो अनाज किसी को भी एक मुश्त दे सकने में सक्षम हो। और इसके लिए जरूरत है एक स्वाभिमानी, सशक्त और उचित व्यवस्था बनाने वाले राजनीतिक शक्ति। यह व्यवस्था देने के लिए राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य जो है वो भाई शेर सिंह राणा ने इसको स्थापित किया। बहुत धर्मपीठ, क्षत्रिय धर्मपीठ ने यह तय किया कि इस राष्ट्र को राष्ट्रवाद की असली परिभाषा बताई जाए, उसको एक नया विकल्प दिया जाए। और आज का राजनीतिक परिदृश्य जहाँ हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ चित्कार मचा हुआ है, अपराधियों का बोलबाला है और लूट खसोट मची हुई है, और पूरी जनता आपस में नफरत के जाल में फंस करके एक दूसरे को कोस रही है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना तक मुहाल हो गया है। ऐसे परिदृश्य में एक ऐसी व्यवस्था लाना जिसमें सभी लोग गले मिल के रहते हों, प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे के लिए काम करते, एक दूसरे के हित में काम करते हो, हर व्यक्ति स्वाभिमानी हो, हर व्यक्ति स्वावलंबी हो, सबके पास अपना काम हो, सबके पास उचित शिक्षा हो, सबके पास कोई भी बीमारी ना हो, तो भय मुक्त, बीमारी मुक्त और रोजगार युक्त और शिक्षा युक्त जो है इस राष्ट्र की स्थापना के लिए आज के राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता जब इन चीजों को जानेगी तो वो इस तीसरे विकल्प को ही चुनेगी और दोनों जो है नकारा विकल्पों को जड़ सिरे से नकार देगी, जिसके कारण उसका ये दुर्दशा हुई। एक बार फिर हम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनिल, जो कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे देश की समस्याओं पर और राजनीति पर एक चर्चा करते हुए और उनसे जानते हैं यदि जनता ने आने वाले समय में उनकी पार्टी पर भरोसा जताया तो वह देश की समस्याओं से कैसे निपटेंगे, उनका विजन क्या है। ऐसे में जबकि इंडी गठबंधन में न्याय पत्र नाम से तथा अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और भाजपा ने राष्ट्र संचालन की अपनी नीति की रूपरेखा लोक कल्याण संकल्प पत्र में रूप में जनता के सामने रखा हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय जन लोक पार्टी के विजन को विकसित करने की जिम्मेदारी जिन पर है, उनसे हम ये जानते हैं यह पार्टी जो तीसरा विकल्प देने की बात कह रही है तो देश को कैसे चलाएगी और उनको क्या देगी। देखिए, मैं बताता हूँ विजन जी। विजन तो इतना बड़ा है कि पिछले 80 सालों में इस देश के किसी भी नेतृत्व ने वैसा विशाल विजन और उतना निर्मल, स्वच्छ और भाईचारे से विजन कभी इस देश को दिया। किसी भी राष्ट्र के लिए अगर सर्वाइव करना है, विकास करना है, तो आपकी जनता के पास कुछ मूलभूत चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि अभी तो युवा है और आप लोगों में घूमते हैं, आप लोगों को देखते हैं, आपका चैनल बताता है, तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं आपको। इस देश में
बोलने के अधिकार के अलावा कोई अधिकार इस देश की जनता के पास है। देश में जनता बीमारी से ग्रस्त है और प्राइवेट हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत नाम की एक योजना चली है, पहले भी चलती रही है, पहले सरकारी हॉस्पिटल है जिनकी दुर्व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। लोग कहते हैं कि उनमें भर्ती करा दो तो बिना मरे जाएगा नहीं। सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल का वही हाल है, पहले मरीज को लो, फिर उसको पूरा उसको चूसो, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाए तब उसको बॉडी के साथ में दो बड़ा सा फिट, ठीक है। तो एक बड़ा पूरा परिवार इस देश में जो है वो एक व्यक्ति को अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए और उसके पास आयुष्मान कार्ड ना हो या फिर वो भारी भरकम जो है इंश्योरेंस ना लिए हुए हो, तो फिर समझिए कि उस परिवार का सब कुछ बैलेंस बिगड़ जाता है, अगर उस पर आपदा आ जाती है तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था राज्य सत्ता की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना, ये राज्य सत्ता की। उसी तरह इस देश का युवा जो है आप देखेंगे ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब कि क्या है कि इस देश का संविधान भी भेदभाव करने लगा है और राज्य सत्ता इतनी भेदभाव वाली है कि वो देश के मुट्ठी भर या कुछ लोगों को तो मतलब फ्री में इलाज देती है, फ्री में देती है, परंतु बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है जिसको वो इस सुविधा से वंचित है, ठीक है। लेकिन कभी भी लोकतंत्र में आप ले भले ही डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से, जिसके पास ज़्यादा है उससे ले टैक्स, बाकी उसे ना भी, लेकिन देने में सरकार को एक जैसा, जिस तरह प्रकृति जो है वह सभी को बिना भेदभाव सब कुछ देती है, उसी प्रकार से राज्य सत्ता जो ईश्वर की जो प्रतिनिधि होती है उसे अपने राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से सभी सुविधाएं देनी चाहिए। क्या इस देश में प्रत्येक नागरिक को समान रूप से सभी सुविधाएं मिलती हैं? नहीं मिलती। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इस देश की जनता को ये वादा करती है, हमारे विजन का पहला चीज है कि हम उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति हैं। अब मूलभूत आवश्यकताओं में क्या है, हम जो पहला काम करेंगे या अभी जैसे सत्ता में हम कम सीटें लड़ रहे हैं, सत्ता में भागीदार ना भी हो पाए तो जिसके लिए हम संघर्ष करेंगे और सत्ता में आने के बाद जो हम इस देश की जनता को देंगे वो है 3 मूल अधिकार। संविधान में 3 मूल अधिकार हम इस देश की जनता को देने वाले हैं, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और योग्यता अनुसार रोजगार। अर्थात आप जितना पढ़ना चाहें, जैसा पढ़ना चाहे, जैसी आपकी क्षमता और योग्यता है, इस देश की राज सत्ता, इस देश की सरकार अपने देश के प्रत्येक युवा को छूट देगी। या पढ़िए, ये चिंता मत कीजिए कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उसकी जमीन जायदाद बेचने का कोई वो नहीं देंगे। जैसे सबको पढ़ा रहे हैं वैसे पूरे राष्ट्र को पढ़ा। हर बच्चा हमारा अपना है, इस देश की धरोहर है और इस देश की सभी धरोहर को एक समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देगी। दूसरा चीज है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बिना भेदभाव के लोगों को, राज्य सत्ता की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति को रोगमुक्त जीवन, किसी भी प्रकार का रोग ना हो। रोग अधिकतर जो है मानसिक तनाव और चिंता से होते हैं, और हम इतना प्रेम भाव और एक ऐसा व्यवस्था लाने जा रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था में और सरकारी व्यवस्था में ऐसा वो लाएंगे कि लोगों के पास 0 मेंटल टेंशन। यह तय कर दिया गया है कि अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को अवसर देती है जनता, तो हम 0 मेंटल टेंशन लाएंगे। और 0 मेंटल टेंशन के लिए तो लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से शिविरों में जाते हैं। तो आप समझिए कि एक आम आदमी के पास कोई टेंशन नहीं होगा, वो उसके पास में सब कुछ होगा जो एक आम आदमी को बुनियादी सुविधा चाहिए। उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो भी हम देंगे, और ये मूल अधिकार है। और तीसरी है कि जब हमने पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया इस राष्ट्र का, तो जो योग्य व्यक्ति हमने तैयार किया है उसको उसी समय, जैसे ही उसकी शिक्षा खत्म होती है, उसको एक मूल अधिकार के रूप में उसको रोजगार, उचित रोजगार की व्यवस्था कौन करके देगा? इस देश की राज्य सत्ता यानी सरकार करके देगी, यानी हमारी पार्टी करके देगी। और सबसे बड़ी चीज है कि अब क्या देने वाले हैं, तो हम देने वाले हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें जनता योग्यतम प्रतिनिधि को जो है वो खड़ा कर सके किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से, और वह व्यक्ति इतना योग्य हो कि उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को समाधान सदन में बैठ के कर सके, न कि पार्टी की गुलामी। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनिल जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, आपने अभी अपने 3 मूल अधिकारों की बात किया,
वो पूरी दुनिया समेटने की क्षमता रखता है। और उसमें ऐसे आपने बहुत ही बेसिक एमिनिटीज़ के बारे में बात किया है, उसमें से सबसे मूल अधिकार आता है शिक्षा। बात तो आपने ऐसे की जो कि बहुत ही ज़रूरी है देश के लिए, और आपका विज़न भी बहुत बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन हमेशा उठता है इस देश में कि इम्प्लीमेंटेशन का, नियति का, नियत का, क्योंकि नियति तो हमेशा साथ देती है एक कर्मठशील और हार्ड वर्किंग पर्सन का। यहाँ पे आपका विज़न तो बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको घुसखोरी जमाखोरी से बचाएंगे कैसे, और वो चीज़ें आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ कैसे ले जाएंगे। आप इस पर एक रोशनी डालिएगा ताकि हमारे दर्शकों को पता तो चले कि हाँ इस पार्टी का ये विज़न है और ये विज़न इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी तक इस देश में बहुत सारी चीज़ें की गई, कुछ लोगों ने बड़ी ईमानदारी से भी लाए, योजनाएं लाई बड़ी अच्छी अच्छी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी टीम अच्छी, ईमानदार तो वो पूरे से पूरे सिस्टम को भी कामयाब करे, और अगर टीम खराब हो तो अच्छे से अच्छा सिस्टम भी खेले। इस देश में भ्रष्टाचार की जो दीमक लगी हुई है अंग्रेजों के समय से ही, वो उस दीमक ने इस देश को इस तरीके से व्यवस्था को चाटा हुआ है कि अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस बार इस पर नकेल लगाने की पूरी व्यवस्था है। हमारी तरफ से एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम यानी केंद्रीकृत शिक्षा व्यवस्था लाई जाएगी, और लोगों के पास इस देश के नागरिकों को ये छूट होगी कि अगर आप स्कूल्स कॉलेजेस की कमी नहीं है, ठीक है, उनको प्रॉपर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट और कनेक्ट किया जाएगा, और सभी को ये नहीं हो सकता कि हम किसी शिक्षण संस्थान का अपमान करें, परंतु यह निश्चित है कि एक सिलेबस और एक व्यवस्था देंगे। केंद्रीकृत सिस्टम में सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि आप जैसे आप युवा हैं, आप इससे आगे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मान लीजिए आप मास्टर्स डिग्री या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप जो है लाखों करोड़ों रुपया फीस दे करके ही पढ़ें। अगर आप में क्षमता है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लाइब्रेरी और बहुत सारे गवर्नमेंट सेंट्रलाइज एजुकेशन पोर्टल देगी जिसमें हर चीज़, हर विषय के विशेषज्ञों के लेक्चर्स होंगे, आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे। इसके बाद कोई भी व्यक्ति रात को 12 बजे भी किसी भी चीज़ का परीक्षा का फॉर्म भर के आधे घंटे बाद उस परीक्षा को दे सकता है, और जब वो परीक्षा क्लियर कर लेता है, मतलब अच्छे नंबरों से, उसमें ना चीटिंग की संभावना है, ना नकल की संभावना है, ना किसी हेल्प की संभावना, जब उसे कर लेता है तो उसके बाद तुरंत उसकी डिग्री वहीं पर छप करके चली जाती है। जनता को हर प्रकार के शोषण से बचाएगी हमारी सरकार। हर बच्चे को आप यह जान लीजिए कि हमारे सिस्टम में एक बड़ी विशेषता, जैसे आपने 12th क्लास पास किया, आपका रिजल्ट आया, तो आपने पूछा था, बड़ा प्यारा प्रश्न था सत्यम जी आपका, कि इसे एम्प्लॉयमेंट से कैसे। अब इस देश में मैक्सिमम जो स्ट्रेस है सरकारों का वो है सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर पे, जो कि टर्शियरी सेक्टर है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर यानी उत्पादन पे किसी का भी जोर रहा ही। इस कारण से यह देश जो है, जो विश्व की जनसंख्या का 25% जो है जनसंख्या शेयर करता है, 20% तो करता ही करता है, व्यापार में 1.2% शेयर करता है, 1.2%, 25%, मानी 1.25%, 20% की आबादी, दुनिया का सबसे प्राकृतिक संसाधन और संपदा वाला देश, सबसे ज्यादा मानव संसाधन वाला देश, और वह 1.25% का वर्ल्ड ट्रेड शेयर रखता है। और आप कहते हैं विकसित हो जाए, आपके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, आपने बुनियादी सुविधाओं को विकसित नहीं किया है, और आप कहते हैं कि हम आपके पास में दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके अपनी टर्म्स को नेगोशिएट करने की ताकत नहीं है, आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बैठ करके मुंह खोल करके ये नहीं कह सकते कि मैं 20% जनसंख्या और बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा वाला देश हूँ, मुझे अपनी जनसंख्या के अनुपात में वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी चाहिए और वो मैं कर सकता हूँ, और वो भी प्राइमरी प्राथमिक वस्तुएं नहीं, मैं कच्ची चीजें नहीं दूंगा, मैं उत्पाद बेचूंगा। लेना है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे दरवाजे, मेरी जनसंख्या बड़ी है, हम बड़ा बाजार है तो हम बड़े उत्पादक भी हैं। ये कहने की क्षमता तो यह देश इसको सुनिश्चित करेगा। जैसे ही आप सेंट्रलाइज पोर्टल पर बटन दबाएंगे, जैसे ही आपका 12th क्लास आया, BA आया, तब आपको एक मैसेज आया। मान लीजिए सत्यम जी ने का परीक्षा पास हुआ तो उनका एक मैसेज आएगा, पोर्टल से ही आएगा बाकायदा, कि सत्यम जी आप इस क्लास को पास कर चुके हैं, आपके पास 2 अवसर हैं, आप आगे पढ़ना चाहते हैं या फिर आप रोजगार करना चाहते हैं। अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग का, इतने दिन की ट्रेनिंग का शेड्यूल है, इसके बाद आपको सरकार रोजगार व्यवस्था देगी। और यदि आप
तो आप यहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास यह ऑप्शन है, आप इन ऑप्शंस को चुन लीजिए। आपकी शिक्षा की आगे की व्यवस्था हम कर रहे हैं, आप वहाँ जाके जो आप चॉइस होगा उस हिसाब से उस देश का युवा अपने उसके हिसाब से जाए। ये एक बड़ी चीज़ है कि इस देश में शिक्षा की तो व्यवस्था है, लेकिन क्या हम राजनीति शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या हम स्पेशलाइज्ड राजनीति बनाते हैं? जो राजनीति, कितने हमारे नेता हैं, कितने लोग हैं जो राजनीति शास्त्र पढ़े? तो जिस तरह IIM, जिस तरह IIT है, जिस तरीके से और चीज़ें, उसी तरह हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, आप ग्रेजुएशन के बाद ऑप्ट कर सकते हैं कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मैं गांव में वार्ड लेवल से लेकर के और देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बनने के लिए और IAS बनने के लिए आपको जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स आपको देगी, उन विषयों को पढ़ाएगी एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस, एंड इट विल बी अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी विश्व की राजनीति के लिए प्रखर, योग्य और बढ़िया राजनीति की तैयार करेगी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, जो दुनिया को के जो गवर्नेंस है उसको चलाने में और प्रेमपूर्ण तरीके से चलाने में, कोऑर्डिनेशन में चलाने में मदद करेगी। और तब इस देश में जो है बड़े बड़े शासक और प्रशासक पैदा किए जा सकेंगे, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई अपराधी, कोई भ्रष्टाचारी, कोई रेपिस्ट जाकर के बैठ जाए और वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के हिसाब से जातिवादी कानून, सांप्रदायिक कानून, भेदभाव के कानून बनाता रहे। इस दुर्मलक्षता से और इस दुर्व्यवस्था से जनता को छुटकारा मिले, जनता अपने प्रतिनिधि ला सके और वो भी योग्य प्रतिनिधि। इसके अलावा जो रोजगार की व्यवस्था है, तो जो हमारी जो पार्टी, अगर हम सरकार में हैं, अगर हमें नीति निर्धारण का हक मिलता है, तो हम जो उत्पादन सेक्टर है उसको लाएंगे, घर घर में उद्योग बनाएंगे, घर घर में, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा। ये नहीं कर दिया कि बच्चे को लोन दे दिया। लोन क्या है? एक भार है, आपको लोन दे करके हम आपको फंसा देते हैं, सरकार का कोई रिस्क नहीं है। और फिर जब आपका व्यापार फेल हो जाता है, क्योंकि तो यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, तो फिर क्या होता है कि हम आपसे जो है वो लोन की वसूली करते हैं, तरह तरह से टॉर्चर करते हैं। बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, बहुत सारे लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, बहुतों का घर नीलाम हो जाता है, बहुत सारे टेंशन में पूरा परिवार बिखर जाता है। यह नहीं होगा, लोन कोई नहीं देगा, हर उद्योग में सरकार भागीदारी करेगी। यह अर्थनीति होने से इस देश में बेमतलब के टैक्स वैक्स ये सब चीज़ों की कहानी खत्म हो जाएगी। हर क्षेत्र की मैपिंग करा करके उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से सरकार वहाँ पे कुटीर और लघु उद्योगों को की स्थापना कराएगी और उस क्षेत्र को स्वावलंबी, हर क्षेत्र को स्वावलंबी हर चीज़ से बनाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो अरबपति खरबपति लोग हैं, वो इस देश में खाने पीने के मसाले और वो ड्रिंक और वो ये सब नहीं बना पाएंगे। वो लोकल लेवल पर बनेंगे, उच्च स्तरीय और अच्छी चीज़ें बनेंगे, और उनको जो है वहाँ के लोकल लोग खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, विदाउट एनी टेंशन। हर घर में ये समझ लीजिए कि हमारी पार्टी जो है रुपये का पेड़ लगा देगी। सुख, समृद्धि और वैभव के साथ साथ इस देश का जो युवा है, इस देश का जो नागरिक है, वो इसलिए काम नहीं करेगा उसे पेट भर, वो इसलिए काम नहीं करेगा कि या पढ़ाई नहीं करेगा कि उसे जो है रोजगार चाहिए ना, इस चिंता से वो इसलिए पढ़ेगा कि उसे ज्ञान चाहिए, वो इसलिए पढ़ेगा कि उसे योग्यता चाहिए, और इसलिए काम करेगा कि वो इस जिम्मेदारी का एहसास करेगा कि हाँ, मुझे अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ योगदान है, इसलिए वो अपने काम को करेगा और यही उसका रोजगार होगा। आज रोजगार पेट भरने के लिए, लेकिन उस समय ये रोजगार समाज और देश के विकास के लिए होगा। और इस प्रकार से यह देश विश्व के सभी देशों को का नेतृत्व करते हुए इस देश की पूरी मानव सभ्यता के विकास में योगदान देगा। शिक्षा पे बात किया, अब हम बात करते हैं मजदूर, किसान, जवान। एक समय था जब हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे जय जवान जय किसान, और आज हमारे किसानों को कुछ चंद पैसों से खरीद लिया जाता है और जवानों को कुछ पैसे और बीमा के दम पे खरीद लिया जाता है। और बात तो उनकी होती नहीं। बाकी आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में भी आप देख लीजिए तो मजदूरों के लिए उसको लेबर सप्लाई सेंटर कहा जाता है। किसान की सम्मानजनक स्थिति नहीं, और जवान की तो आप पूछिए नहीं। बिहार पूरा पगलाया हुआ है फ़ोन और आई इन चीज़ों में। जवानी तो वहाँ वैसे ही निकल रही है, और जवान जो निकल रहे हैं कुछ बाहर निकल के आर्मी में जा रहे हैं, तो उनकी दयनीय स्थिति आप देखिए। तो आप इन तीनों मूल चीज़ों पे क्या करेंगे, आपका विज़न क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इनके लिए क्या होगा, और इससे आपके क्षेत्र, राज्य
उसके साथ साथ राष्ट्र का निर्माण कैसे करें? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। इस देश में किसान, मजदूर और जवान लगभग 90% जनसंख्या आपने कवर की। आप यह जान लीजिए कि हम शुरुआत करते हैं इस देश के अन्नदाता किसान से। उसको कभी सम्मान दिया ही नहीं। इस देश की जो सरकारें हैं, इस देश की सरकार नहीं, सरकार के जो नीति नियंत्रण जो नेता रहे, शुरुआती दौर छोड़ दीजिए क्योंकि उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किसानों की भी लड़ाई लड़ी थी तो उनके पास एक ब्रॉड विजन था। लेकिन कालांतर में जो लोग आए वो पता नहीं कि कैसे और किस वर्ग से आए थे कि वो किसानों के प्रति मन में कुंठा और ईर्ष्या। किसानों को दिक्कत कहाँ आई? किसानों से उनको, उनके पास जमीन। जो लोग आ रहे थे उनमें से हो सकता है बहुतों के पास जमीन न रहे, उस वर्ग से आए हों जो भूमिहीन वर्ग, लेकिन भूमिहीन नहीं है। इस देश की जो व्यवस्था थी, मैं आपको बताऊं क्या हुआ है कि इस देश को गलत तरीके से प्रचलित किया अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों द्वारा, जो यहाँ वामपंथी हैं, जो यहाँ पे इस देश के, इस समाज के जो सबसे बड़े शत्रु है, उन्होंने इस देश की व्यवस्था को गलत बताया। अब देखिए, इस देश की जो जाति व्यवस्था है वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जाति का मतलब अलग अलग कामों को करने वाले। अब ये कैसे शुरू हुआ? तो जिसे लोग क्षत्रिय कहते हैं, कुछ लोग शोषण कहते हैं, कुछ लोग सामंतवादी कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, बाबू साहब कहते हैं, और पूरे तरीके से सिनेमा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उसको बुरा दिखाया गया। जबकि आप ये देखो कि इतिहास से लेकर के और अभी तक अगर किसी ने, सत्यम जी समझाऊं कि किसी ने, आप कोई भी ऐसा गांव या शहर देखो जो किसी अन्य जाति ने बसाया, कोई इतिहास नहीं है। तो जो अपने बाहुबल से सर कटा करके जमीन भूमि हासिल करे तो उसके पास तो भूमि होगी, लेकिन उसकी महानता देखो या उस व्यवस्था के संचालक को देखो कि वो जब उसने भूमि हासिल की तो समाज के सभी वर्गों को लेके आया, साथ में भाइयों की तरह उनको बसाया, रहने को स्थान दिया। क्योंकि खेती ही हमारा प्राइमरी उद्योग था तो सबको थोड़ी बहुत भूमि अपने जीविकोपार्जन के लिए बाकायदा अलॉट करी, अपने कमाई हुई जमीन से सबको भूमि दिया और सबको कार्य दिया। कार्य ये नहीं दिया खुद फैक्ट्री खोल ली और उसमें बधुआ मजदूर बना के काम करवाया और इसके बाद जो है उस पैसे से खुद को धरा दिया, ऐसा कुछ नहीं। खुद खेती करके खाया, उस खेती में सबका सहयोग लिया और उसके साथ ही किसी के पास चमड़े का काम मिला, किसी के पास लकड़ी का काम है, किसी के पास लोहे का काम है, कोई तेल पेर के बेच रहा है, कोई मसालों की खेती, कोई सब्जी की खेती। आप देखिए हमारे समाज की सुंदरता कि हर व्यक्ति के पास में समाज को देने के लिए कुछ ना कुछ था। तो जब आप किसी चीज़ के विशेषज्ञ हो जाते हैं तो वो कहिए आपकी जाति, ठीक है ना। अब ये इतने सारे उद्योग, जो उद्योगपति वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, उसको आज पिछड़ा, दलित, शोषित घोषित करके और उसके सारे उद्योग और काम धंधे छीन करके बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को दे दिए गए। तो ये षड्यंत्र नहीं है। और जो लोग इस व्यवस्था के संचालक और इस व्यवस्था के संरक्षण देते थे, जिसके कारण इन लोगों के घर में पैसे के ढेर लगे रहते थे, उनके और इनके बीच में मनमुटाव पैदा कर दिया। कह दिया कि नहीं ये तुम्हारा शोषण करता था। अरे भैया शोषण कैसे करते थे? तुम्हारे को गुलाम बना के रखा था, अपने यहाँ बधुआ मजदूर रखा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप यह समझ लीजिए कि उस व्यवस्था से अब तुलना, ठीक है ना। तो किसान को के प्रति एक नफरत सी पैदा कर दी गई और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, जो जातिगत संघर्ष शुरू कर दिया गया। खास करके समाजवादी कहते हैं अपने आप को, कुछ लोग वामपंथी कहते हैं, कुछ लोग दक्षिणपंथी कहते हैं। तो छुपे रूप में हर एक का क्या हुआ कि जो है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट देश में किसी तरह समाज में फूट पड़ जाए। फटा हुआ और टूटा हुआ समाज अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाता। तो जब आप आपस में फूटे पटे रहेंगे तो आपकी डिमांड, आपके अधिकार, आपके जो बेसिक नीड्स है वो आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि आप एक इनका अपने एक का विरोध करने के लिए आप उसके विरोधी को दे दोगे वो विरोधी तुम्हारा कोई सगा तो है नहीं, वो भी तुम्हें मार के ही खाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी इस देश का विकास नहीं होगा। लेकिन हम किसान के लिए वो सुविधा लाएंगे जो जवान की खेती जो है वो कोई व्यवसाय नहीं, वो कोई पेशा नहीं है।
खेती एक बहुत ही पवित्र कार्य है। इस देश की सेना, इस देश के नेता, इस देश के उद्योगपति, इस देश का एक एक कण, आदमी हो या पशु हो, सबको भोजन की उपलब्धता खेती से हो। यानी सबका अन्नदाता कौन है? किसान। तो इस देश को ये भी जान लीजिए कि इस देश के किसान को 1 किलो अनाज पर 150 रुपये का नुकसान होता है। क्योंकि अगर 1950 को हम बेस वर्ष बनाते हैं तो उस समय 1 रुपये का, उस समय जो मजदूरी थी, उस समय जो सीमेंट की कीमत थी और उस समय जो एक व्यक्ति की मजदूरी थी वो 1 रुपये, चावल की कीमत 1 रुपये और सीमेंट की कीमत 50 पैसे हो रही। ठीक है, वो जब आज के संदर्भ में देखिए मजदूरी 400 रुपये से कम तो नहीं है, लेकिन क्या 1 किलो चावल की कीमत 400 रुपये है? नहीं है। तो 1 किलो चावल की कीमत जब 400 रुपये नहीं तो वो दे तो रहा है 45 रुपये, तो बाकी 350 रुपये कौन देगा? देश की एक जनता खा रही है कि नहीं? तो उतने की कर्जदार हर व्यक्ति है जो उसका फ्रूट खाता है, जो उसका दूध पीता है, जो उसको भी तो उस हिसाब से। अगर एक व्यापारी की चीज़ों का कीमत बढ़ रहा है, एक जनप्रतिनिधि, एक सरकारी व्यक्ति की की मजदूरी बढ़ रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, तो क्या किसान की चीज़ों की कीमत डाउन करके रखें? बिल्कुल करके रखें, क्योंकि वो पब्लिक फैसिलिटी है। लेकिन उसके लिए किसान को व्यवसाय मत बनाइए, किसान को जवान के समान आप वो दीजिए, उसको प्रति एकड़ खेत पे बांध के एक निश्चित आय दे दीजिए। वो जो खेती में उपजाए या जो करे, क्योंकि खेती किसी के हाथ में नहीं है, खेती प्रकृति का आपदाओं से चलती है। आप अच्छी खेती भी हो सकती है, खराब खेती भी हो सकती है, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि यार मेरे दोस्त, मैं तेरे को प्रति परिवार जो है 4.5 लाख रुपया साल में दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों को किसान जो क्या हम क्रेडिट कार्ड लोन नहीं देंगे, लेकिन हम किसान कैंटीन बनाएंगे जहाँ जवानों के CSD की तरह उसको सामान मिल पाएगा। हम किसान केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे, जहाँ पे किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय की तरह, जिस तरह सेंट्रल या राज्य सरकार के जवानों के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं होती हैं, उस तरह उनको सुविधा भी देंगे। इसके अलावा अगर कोई किसान की ज़मीन या किसान के चीज़ों को खरीद करके उससे कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको उस प्रोडक्ट पे उसको किसान को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर हम व्यापार से जोड़ के देखें तो किसान की ज़मीन पे आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप ज़मीन खरीद नहीं सकते। हम जो है एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं, फार्मर लैंड प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान की ज़मीन खरीद नहीं सकता, ऑक्युपाई नहीं कर सकता, उस ज़मीन में पार्टनरशिप कर सकता है। आप उस पर इंडस्ट्री लगाइए, लेकिन उस इंडस्ट्री की पार्टनरशिप उस किसान के साथ होगी और जब भी वो फैक्ट्री का नखास्ता अगर आप बंद करना चाहें इंडस्ट्री, तो वो ज़मीन लौट के जाएगी इस परिवार की थी, क्योंकि ज़मीनें खरीदी नहीं गई हैं, ज़मीनें सड़ कटाकर हासिल की गई हैं। किसी को भी हक नहीं है कि चंद कागज़ के टुकड़ों के बदले लोगों की ज़मीनें छीन लें। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा लैंड बैंक की स्थापना करेंगे। लैंड बैंक माने जो लोग अपनी ज़मीनों की देखभाल किसी न किसी कारण से मजबूरी से नहीं कर पा रहे हैं, उनके ज़मीनों का डेवलपमेंट सरकार करके देगी और उनको एक निश्चित आय देगी। किसी भी स्तर पे एक व्यक्ति की आय इस देश में 4.5 लाख रुपया सालाना से कम नहीं रहने दी जाएगी, इसकी मेरी गारंटी है। किसी व्यक्ति को लोन नहीं होगा, लोन नहीं लिया जाएगा। लोन केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो व्यापार, क्योंकि उसको पूंजी की जरूरत होती है। अगर पूंजी समय पे आई है तो उससे वो व्यापार करता है और वो पैसा बढ़ता है, तो बढ़े हुए पैसे को फिर वो वापस करेगा। इसके अलावा बेसिक नीड्स के लिए कभी भी किसी को कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। इस देश को ऋण मुक्त करने की जिम्मेदारी हम देते हैं। इस देश के किसानों को, मजदूरों को ये आश्वासन बिल्कुल देता हूँ, क्योंकि हम मूल अधिकार देने जा रहे हैं, तो यह तो तय है कि सबके पास काम होगा, सबके पास में योग्यता के हिसाब से काम होगा। आप यह नहीं सोच सकते कि मैं फलानी जाति का व्यक्ति हूँ इसलिए मेरे पास काम होगा या नहीं। आप इस देश के नागरिक हैं, तो ये आपका अधिकार है कि आप जैसा भी आपकी योग्यता है, जैसी आप योग्यता हासिल कर लेते हैं, उस योग्यता के हिसाब से हम आपको काम अवश्य देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि आप किस जाति से हैं, आप किस वर्ग से, कहाँ से हैं, कैसे आते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो डिस्क्रिमिनेशन करेगा वो पनिशेबल होगा। कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। एक भ्रष्टाचार मुक्त, यानी भ्रष्टाचार को देशद्रोह के समान अपराध माना जाएगा और भ्रष्टाचार के लिए हम लोग मृत्यु दंड की व्यवस्था करेंगे। एक भ्रष्टाचारी देश को खोखला कर देता है, किसी को भी भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं होगी। और इस देश में अपराध, हम जो है प्रिवेंटिव पुलिसिंग की स्थापना करेंगे। आज तक इस देश में या तो एग्रेसिव पुलिसिंग होती रही है जो योगी जी की व्यवस्था है, या डिफेंसिव पुलिसिंग होती है जो बाकी देश में है।
कि क्राइम होने के बाद में फिर उसको पकड़ करके और सजा दिलाने में, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम प्रिवेंटिव पुलिसिंग करेंगे, यानी कि क्राइम होने से पहले ही क्राइम को रोक देंगे, यानी क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति इस समाज में जन्म नहीं लेंगे। समाज में पब्लिक पुलिसिंग की व्यवस्था करेंगे और पब्लिक ऑडिट की। आपने पूछा भ्रष्टाचार कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, पब्लिक पुलिसिंग एंड पब्लिक ऑडिट। पब्लिक ऑडिट से हम भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे और पब्लिक पुलिसिंग से हम अपराध खत्म कर पाएंगे। हमें अपराधी तो वही व्यक्ति है जो साधु भी है, वही व्यक्ति है जो डकैत भी बनता है। तो हम जो है अपराध की वृत्ति को खत्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार की वृत्ति को खत्म कर देंगे। और जब कहीं दिक्कत नहीं होगी, संचय की कोई जरूरत नहीं होगी, तो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार क्यों करे, है ना। दूसरी चीज़ है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ये निश्चित कानून है। 15 दिन के अंदर में अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार कोई करता है तो 15 दिन में उसको न्याय देंगे और ये सुनिश्चित कर देंगे कि किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो उसको मृत्युदंड के अलावा कोई दूसरा दंड न दिया जाए, वो भी 15 दिन। इसकी व्यवस्था की जाएगी समाज के और खुले में। मैं इस चीज़ में, हमारी पार्टी इस चीज़ को रखती है कि सभी लोग अपने हैं, अपना परिवार है और हमारे परिवार के साथ ना तो भीतरी कोई व्यक्ति अपराधी दुर्व्यवहार कर सकता है ना बाहर। अब एक चीज़ जो है जिस पे हम लोग जवान की बात करते हैं, तो जवानों को प्रॉपर ट्रेनिंग, ये हमारी गारंटी है कि विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक से लैस हथियार, सैटेलाइट सपोर्ट और सारी व्यवस्थाएं देंगे। हमारा प्रयास यह होगा कि एक वैश्विक कोलैबोरेशन हो और किसी भी प्रकार से जो है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन हमारा यह भी प्रयास होगा कि हमारी जो सेना है वो वेल ट्रेंड ही नहीं हो, बल्कि उसके पास यह क्षमता हो कि इस देश के बारे में एक्शन की तो बात ही अलग है, अगर कोई सोचता भी है बुरा तो वो उसको एलिमिनेट कर। इस देश में अपराध के लिए, मिलिटेंसी के लिए, आतंकवाद के लिए, देश के विरोध के लिए जीरो टॉलरेंस है। अगर आप इस देश का विरोध करते हैं तो आपके लिए इस धरती पर और ऊपर तक कोई जगह शेष नहीं है। आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो उस देश को आप शहीद समझते हैं। हमारी पॉलिसी स्पष्ट है, अगर किसी देश ने किसी हिंदुस्तान विरोधी को अपने यहाँ शरण दी, कैंप चलवाए या किसी भी बहाने से उसको कुछ भी किया, वह शत्रु राष्ट्र में आएगा और उसके बाद में उसको इस देश के सेना का और इस देश के उन्नत हथियारों का सामना करना पड़ेगा। हम उस देश को सदा सदा के लिए विश्व के नक्शे से हटा देंगे। हमारे पास में कोई मानवता नहीं है इस मामले में। जो हमारे देश, हमारी जनता का, हमारी सेना का शत्रु है, उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है और ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारी विदेश नीति है कि अगर आप हमारे साथ हाथ मिला के रहना चाहते हैं तो हम गले मिल के रहेंगे, और अगर आप हमारे साथ में जो है वो वैर भाव रखते हैं तो आपका अस्तित्व इस धरती पर नहीं रहेगा। चाहे आप जितने विशाल हों, जितने शक्तिशाली हों, हम आपको इस धरती पर आपका अस्तित्व छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी पार्टी का बिल्कुल वचन है इस देश की जनता को कि अगर किसी भी देश में भारत विरोधी आतंकवादी रहता है, अपराधी रहता है, या उस देश का विजन जो है वो हमारे देश के विरोध का है, तो वह देश इस धरती पे अस्तित्व में नहीं। बहुत अच्छा लगा अनिल जी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इनसे बात करके, जिन्होंने अपना सारा विजन बताया हमें, और बहुत आभार आपका और आने वाले दिनों की शुभकामनाएं आपको जी। बहुत बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को यकीन दिलाता हूँ कि आपको एक ऐसा विकल्प है जो आपकी सभी समस्याओं का हल करेगा। हम आपके अपने हैं, हम आपका परिवार हैं। हम कोई राजनीतिक पार्टी मत समझिए। राजनीतिक पार्टी वह होती है जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, आप अपना कोई भी प्रतिनिधि हमारी तरफ से खड़ा कर सकते हैं। व्यवस्था मैंने बताई है, आप मुझे बताइए कि यह व्यक्ति हमारी समस्याओं से जो है वो एक्वेंटेड है, जानता है, हमारे लिए बात रखने की बात है, संसद में हमारी बात रख पाएगा, हम उस व्यक्ति को अपनी तरफ से खड़ा कर देंगे और उसको वही आपका प्रतिनिधि बनेगा, इसकी गारंटी देंगे। डॉक्टर अनिल जी, अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो तो आपसे कैसे संपर्क करना? आप जो है वैसे तो मतलब कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का महासचिव होने के नाते तथा और भी चीज़ें अगर आप कार्यालय, जुड़ना आप जो है हमारा कार्यालय वैसे तो दिल्ली में है, लेकिन जो सचिव, राष्ट्रीय महासचिव का कार्यालय होता है वो पटना में है। मेरा नंबर है 8083477407। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 8083477407। आपको एक और बात बता देता हूँ कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इन लोकसभा चुनाव के बाद में जो है
वो एक बड़ा आंदोलन चलाने जा रही है इन 3 मूलाधिकारों को लेकर के। हाँ, एक क्वेश्चन आपका जवाब नहीं दे पाया, वह था बिहार से। मैं बिहार की जनता को, जो मेरा अपना सगा परिवार है, जैसे होता है ना भाइयों का परिवार बाकी स्टेट में, तो मेरा होम स्टेट होने के कारण मैं मानता हूँ कि एक एक व्यक्ति वहाँ का, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक व्यक्ति मेरा अपना है। और मैं उनसे ये मतलब कि यकीन दिलाता हूँ, ये वचन देता हूँ कि अगर आप राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के साथ देखें, ये आपकी अपनी पार्टी है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को मजदूरी करने के लिए बिहार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। जो हमारे भाई बंधु भतीजे बाहर रहते हैं किसी भी मजबूरी के कारण, वो वापस, मैं उनका दुख दर्द समझता हूँ, अपना परिवार छोड़ करके बाहर रहते हैं, उन सबको बिहार में ही उचित रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हर एक को उचित रोजगार दूंगा। मूल अधिकार का मतलब ये मेरे दोस्त कि आपको आपके ही होम स्टेट में जगह देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जो है मैं जो है आप सभी लोगों से जो है निवेदन करूंगा कि एक बार इस तीसरे विकल्प को देखिए, संकल्प ले लीजिए कि हम जो है दोनों भ्रष्टाचारी गठबंधनों को हटा करके इस तीसरे विकल्प पर विचार करेंगे और इस विकल्प के साथ खड़े हो जाएंगे। राष्ट्र बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, भ्रष्टाचारी अत्याचारियों का राज बदल देंगे और लाएंगे सच्चा लोकतंत्र, लाएंगे जनता का राज और लाएंगे सुख समृद्धि और वैभव, इस राष्ट्र का गौरव, गरिमा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। जय हिंद, जय भारत माता।